हाय एवरीवन, इस वीडियो में हम जो करंट अटेम्प्ट गया है CS1 का, मैं उसका सोल्यूशन डिस्कस कर रहा हूँ। जो फुल रिटर्न सोल्यूशन है वो आपको ड्राइव पे मिल जाएगा, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में अपलोड कर दे रहा हूँ। वहां से आप पूरा रिटर्न सोल्यूशन देख सकते हैं। यहाँ पर मैं मेनली जो अच्छे पॉइंट्स है पेपर में जो आपको ध्यान रखने चाहिए थे या क्वेश्चन कैसे अटेम्प्ट होना है वो पार्ट मैं इस वीडियो के अंदर कवर करूंगा। सो अगर हम पहला क्वेश्चन देखें पेपर को, दैट वाज अ स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन जहां कहीं कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए थी। आपको कंडीशनल मीन ऑफ y एंड कंडीशनल वेरिएंस ऑफ y दिया था और आपको क्या करना था, अनकंडीशनल वेरिएंस ऑफ y जो है वो कैलकुलेट करके देना था यहाँ पर। तो अगर आप देखेंगे सोल्यूशन बहुत सीधा सा है कि x यहाँ पे फॉलो कर रहा है पॉइसन 25, तो मीन और वेरिएंस दोनों ही उसका क्या होगा, 25 होगा। एंड फाइनली आई हैव टू गिव दिस एक्सप्रेशन वेरिएंस ऑफ y। मैं एक बात हमेशा पढ़ाते हुए बोलता था कि आपको डिफरेंस पता होना चाहिए इसके बीच में और इसके बीच में, कि वी हैव टू राइट रैंडम वेरिएबल व्हेनेवर वी हैव टू कैलकुलेट दी वेरिएंस या मीन जो भी हम कैलकुलेट कर रहे हैं। तो इसका जो आंसर आपका आना चाहिए दैट इज 259, स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन, कहीं पे भी मार्क्स कटने का कोई स्कोप नहीं था इसके अंदर। सेकंड क्वेश्चन में आपको क्या दिया, पॉइजन प्रोसेस का क्वेश्चन है। ऐसा स्पेसिफिकली पॉइजन प्रोसेस का क्वेश्चन कभी पास्ट टाइम में नहीं पूछा था, बट उसका मतलब ये नहीं कि क्वेश्चन बहुत डिफिकल्ट है, क्वेश्चन बहुत आसान से ही है। यहां पे क्या कह रहे हैं कि पॉइजन प्रोसेस फॉलो करते हैं आपके नंबर ऑफ क्लेम्स एंड प्रोसेस डिफाइंड इन सच अ मैनर कि NT जो है उसका रेट इज 2 पर ईयर। इसका मीनिंग ये है कि अगर मैं NT को बोलता हूं कि दिस आर माई नंबर ऑफ क्लेम्स टिल टाइम T तक जितने क्लेम आए हैं, अगर मैं उसे NT से डिनोट करता हूं तो वो पॉइजन 2T डिस्ट्रीब्यूशन फॉलो करेंगे, जहां पर T को हम मेजर कर रहे हैं ईयर्स के अंदर। T किस यूनिट में मेजर हो रहा है, आपका ईयर्स के यूनिट में मेजर हो रहा है। यानी एक साल के लिए अगर मेरे से मांगा जाए कि एक साल के अंदर अंदर कितने क्लेम आएंगे, तो वो पॉइजन 2 फॉलो करेगा। 2 साल तक कितने क्लेम्स आ जाएंगे तो वो पॉइजन 4 डिस्ट्रीब्यूशन क्या कर रहा होगा, आपके लिए फॉलो कर रहा होगा। तो पहला पार्ट था क्वेश्चन का कि स्टेट द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द रैंडम वेरिएबल n1, कि जो n1 रैंडम वेरिएबल है इसका डिस्ट्रीब्यूशन आपको बताना है। तो मैंने ऑलरेडी खैर एग्जांपल में दे दिया कि n1 क्या फॉलो करेगा, आपका पॉइजन 2 डिस्ट्रीब्यूशन फॉलो करेगा। देन ये पार्ट अच्छा था, सेकंड पार्ट जहां पर कह रहा था कैलकुलेट द प्रोबेबिलिटी ऑफ मोर देन 2 क्लेम्स अराइविंग इन ईयर 2। वो ये नहीं बोला कि 2 साल में 2 से ज्यादा क्लेम आएंगे, पर्टिकुलरली ईयर 2 के अंदर जो क्लेम्स आएंगे वो 2 से ज्यादा होने चाहिए। गिवन 5 क्लेम्स अराइव्ड इन ईयर 1, कि ईयर 1 में कितने क्लेम्स आए थे, आपके 5 क्लेम्स आए थे। तो इस एक्सप्रेशन का मीनिंग ये है कि हम ये इवैल्यूएट करना चाहते हैं, ये आपको ध्यान से समझना है। क्योंकि जब आप टाइमलाइन बनाएंगे तो आप ये देखेंगे फर्स्ट ईयर तक जितने जो क्लेम्स आए होंगे उसको N1 से डिनोट करेंगे। पहले 2 साल में जितने क्लेम आए होंगे टोटल वो N2 से डिनोट करा जाएगा। तो दिस N2 विल ऑल्सो हैव डेटा फ्रॉम ईयर 1, क्योंकि वो 2 साल तक की बात कर रहा था। जबकि मेरा क्वेश्चन क्या कहता है, ईयर 2 के अंदर जो क्लेम्स आने चाहिए, यानी मुझे इन दोनों क्वांटिटीज के डिफरेंस में इंटरेस्ट है, तो वो मुझे पर्टिकुलरली ईयर 2 का डेटा बता देगा कि ईयर 2 में आपके इतने क्लेम्स आए होंगे। तो वही मैंने यहां पे लिखा है कि N2 और N1 का जो डिफरेंस है वो 2 से ज्यादा होना चाहिए, गिवन आपके N1 की वैल्यू क्या है, एग्जैक्टली 5 है। कि पहले साल में 1 क्लेम आए थे ये बता रहा हूं, तो व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दूसरे साल के अंदर 2 से ज्यादा क्लेम्स आएंगे, ना कि दूसरे साल तक 2 से ज्यादा क्लेम आएंगे। ये प्रोबेबिलिटी आपसे नहीं मांगी गई है। तो एक प्रॉपर्टी हम पढ़ते थे पॉइजन प्रोसेस की, जब डेफिनेशन कवर करते थे, जो थर्ड प्रॉपर्टी होती थी कि उसके इंक्रीमेंट्स इंडिपेंडेंट होते हैं, या फिर ऐसा बोलते थे कि नॉन ओवरलैपिंग टाइम पीरियड, जैसे ये टाइम पीरियड 1 है, ये टाइम पीरियड 2 है। नॉन ओवरलैपिंग टाइम पीरियड में जो इवेंट्स अकर होते हैं वो इवेंट्स कैसे होते हैं, नेचर में इंडिपेंडेंट। तो मेरे फर्स्ट टाइम पीरियड में जो इवेंट अकर हुआ वो ये था कि 5 क्लेम्स आए। दूसरे टाइम पीरियड में जो इवेंट जिसमें इंटरेस्टेड हूं वो ये इवेंट है कि टोटल क्लेम्स जो होने चाहिए दूसरे साल में जो आए वो 2 से ज्यादा होने चाहिए। और क्योंकि ये 2 नॉन ओवरलैपिंग टाइम पीरियड्स थे तो ये दोनों क्वांटिटीज आपकी इंडिपेंडेंट निकलेगी। प्रोबेबिलिटी ऑफ A गिवन B, इफ यू रिमेंबर, रिमेन्स प्रोबेबिलिटी ऑफ A ओनली इफ A एंड B आर इंडिपेंडेंट इवेंट्स। तो वो लॉजिक मैंने यूज करके क्या लिखा कि N2 और N- का जो N1 का डिफरेंस है वो 2 से ज्यादा होना चाहिए। सेकेंडली, इसका जो डिस्ट्रीब्यूशन आएगा N2 माइनस N1 का, दैट विल बी काउंटेड सिंगल ईयर ओनली, कि उस सिंगल ईयर में कितने क्लेम्स आने चाहिए 2 से ज्यादा। तो उसका जो डिस्ट्रीब्यूशन बनेगा डिफरेंस का, दैट इज आल्सो पॉइजन 2, जो आपको इनिशियली डिफाइन करके दिया था। तो सिंपली पॉइजन 2 के थ्रू मैं ये प्रोबेबिलिटी इवैल्यूएट करूंगा। टेबल में अगर आप जाके देखेंगे तो लेस देन इक्वल टू प्रोबेबिलिटी 0.67 मिल जाएगी और आपका फाइनल आंसर 0.32332 निकल के आना चाहिए। थर्ड पार्ट पढ़ते हैं, क्वेश्चन का क्या कह रहा है। कैलकुलेट द प्रोबेबिलिटी सेम मोर देन 2 क्लेम्स अराइविंग इन ईयर 2, लेकिन कहता है गिवन दैट नो क्लेम्स अराइव्ड इन ईयर 1। अगेन अब आपको समझ में आना चाहिए ईयर 1 में क्या हुआ, दैट इज नॉट गोइंग टू इंपैक्ट ईयर 2 में क्या होगा।
तो वो लॉजिक आप यूज करें अगर यहां पर, तो बेशक ईयर में 1 में 5 क्लेम्स आ जाएं, चाहे एक भी क्लेम ना आए, सेकेंड ईयर में 2 से ज्यादा क्लेम आने की प्रोबेबिलिटी दोनों ही केसेस में आपकी क्या निकल के आएगी, सेम। तो मैंने बोला यूजिंग द सेम आर्ग्यूमेंट जो आपने बोला, आपका आंसर इस पार्ट का भी क्या निकल के आएगा, सेम ही आंसर आपका इस पार्ट का भी निकल के आना चाहिए। फिर कहता है कंपेयर द रिजल्ट इन पार्ट 2 and 3। तो कंपैरिजन करना पॉसिबल नहीं है यहां पर, क्योंकि आंसर सेम आना है। क्यों सेम आना है, प्रॉपर्टी आप स्टेट करेंगे, क्योंकि आपका नॉन ओवरलैपिंग टाइम पीरियड्स में जो इवेंट्स अकर होते हैं वो इंडिपेंडेंट होते हैं, तो वो चीज यूज करके दोनों पार्ट का जो आंसर है वो एग्जैक्टली सेम आएगा। वो रीजन ही आपको क्या करना है यहाँ पे दोबारा से मेंशन करना है। फिर कहता है आइडेंटिफाई द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द टाइम ऑफ द nth क्लेम। nth क्लेम आने में कितना टाइम लगेगा, मुझे उसका डिस्ट्रीब्यूशन आइडेंटिफाई करना है। अगर ये बोल दिया होता कि अभी n-1 क्लेम्स आ चुके हैं, नाउ आई एम वेटिंग फॉर माई nth क्लेम, तो हम एक पर्टिकुलर क्लेम का वेट कर रहे होते, तो मेरा वेटिंग टाइम क्या फॉलो करता, वहां पर एक्सपोनेंशियल 2 डिस्ट्रीब्यूशन फॉलो करता। बट अगर मैं स्टार्टिंग से nth क्लेम का वेट करूंगा तो इन टोटल आई विल बी वेटिंग फॉर n क्लेम्स, यानी मैं ऐसे n एक्सपोनेंशियल रैंडम वेरिएबल्स को ऐड कर रहा हूं कि पहले क्लेम का वेट करा, दूसरे का वेट करा, तीसरे का वेट करा, चौथे का वेट करा, ऐसे करते करते मुझे n क्लेम्स का वेट करना पड़ेगा, यानी मुझे n एक्सपोनेंशियल 2 रैंडम वेरिएबल्स को ऐड करना पड़ेगा। तो वहां पे काम आती है प्रॉपर्टी जो आपको मैंने CLT के नोट्स पे लिखवाई भी होगी एक्सप्लिसिटली, कि अगर आप एक्सपोनेंशियल रैंडम वेरिएबल्स को ऐड करते हैं IID, तो उनका सम क्या बनता है, गामा, जहां पर उसका पैरामीटर अल्फा बता रहा होता है कि कितने एक्सपोनेंशियल वेरिएबल्स को आपने क्या करना है, ऐड करना है। तो आंसर आपका गामा n,2 निकल के आना चाहिए। देन लास्ट पार्ट कहता है आपको, यहीं पे सिमुलेशन का भी एक पार्ट पूछ लिया उसने, कि कैलकुलेट रैंडम वैल्यू फ्रॉम एक्सपोनेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन, जहां पे m क्या हो आपका 2 हो, और u01 की जो वैल्यू है वो 0.201। सिंपल इनवर्स ट्रांसफॉर्म मेथड का क्वेश्चन आपका, जहां पर आप क्या करते थे सिमुलेशन के लिए, CDF को इक्वेट करते थे u के साथ, देन यू यूज टू इन्वर्ट द इक्वेशन, और जो आंसर होता था उसमें उसके लिए क्या करते थे, u की वैल्यू रिप्लेस कर देंगे, तो आपका आंसर 0.112x का निकल के आना चाहिए। नाउ थर्ड क्वेश्चन स्पेसिफिकली बहुत आसान था, अगर आप छोटी सी प्रॉपर्टी और आइडेंटिफाई कर ले, क्वेश्चन को अगर ध्यान से पढ़ें, कि इस PDF को अगर मैं लिखना चाहूं तो 2e raised to the power -2x into 3e raised to the power -3y लिख सकता था। जहां से मैं ये देख पाता हूं कि ये भी एक प्रॉपर PDF है एक्सपोनेंशियल 2 का, ये भी एक प्रॉपर PDF है एक्सपोनेंशियल 3 का, ऐसा बोल सकते हैं। तो क्लियरली देख पा रहा हूं कि मेरा जॉइंट इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ 2 मार्जिनल्स, और अगर ऐसा है तो रैंडम वेरिएबल्स क्या होंगे, मेरे इंडिपेंडेंट होंगे। अगर ये बात आप यहीं पे आइडेंटिफाई कर पाए तो आपका पहला पार्ट ऐसे आप देख के खाली लिख सकते हैं कि इसका करेक्ट ऑप्शन क्या होना चाहिए, ऑप्शन डी होना चाहिए, क्योंकि यही PDF मुझे क्लियरली दिखाई दे रहा है x का मार्जिनल। सिमिलरली अगर आप सेकंड में जाएंगे तो उसके लिए आप y का मार्जिन क्या लिखेंगे, 3e raised to the power -3y। एक एक नंबर के क्वेश्चन थे, बट हार्डली सेकंड्स लगेगा आपको सॉल्व करने में, अगर आप इस रिजल्ट को याद रख पाते कि ऐसा ब्रेक करके मैं इसको लिख सकता हूं। ऐसे एक दो क्वेश्चन हमारी वर्कबुक के अंदर भी थे, वहां भी मैंने आपको सिखाया था कि आइडेंटिफाई कर लो डिस्ट्रीब्यूशन कौन सा है, तो आपका काफी काम आसान हो जाता है। फिर थर्ड पार्ट में कहता है कमेंट ऑन वेदर x एंड y आर इंडिपेंडेंट। तो मैं पहले बता चुका हूं कि इंडिपेंडेंट है, तभी हम उसको ब्रेक करके लिख पा रहे हैं जॉइंट इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ मार्जिनल्स। और क्योंकि x और y इंडिपेंडेंट है तो e ऑफ y गिवन x ग्रेटर देन 2 विल ओनली बी e ऑफ y। x क्या वैल्यू लेता है दैट इज नॉट गोइंग टू इंपैक्ट y की वैल्यू क्या होनी चाहिए, तो ये सिंपली e ऑफ y आ जाएगा, और y फॉलो कर रहा है आपका एक्सपोनेंशियल 3, तो इसका मीन 1/3 निकल के आना चाहिए। फोर्थ पार्ट आपका डिपेंडेंट लिमिट का बनाया गया कि अगर मैं ये बोलूं x y से बड़ा है, इसकी क्या प्रोबेबिलिटी होगी, तो हम उसको डिपेंडेंट लिमिट का लॉजिक लगा के आसानी से सॉल्व कर सकते हैं कि दिस इज हाउ यू कैन राइट इसकी डिपेंडेंट लिमिट, कि दिस इज द एरिया दैट आई वांट कि x क्या होगा आपका हमेशा y से बड़ा होगा। तो मैंने बोला अगर x को मैं कांस्टेंट लिमिट असाइन करता हूं तो 0 से इंफिनिटी असाइन करूंगा, और y को अगर फंक्शनल लिमिट असाइन करूंगा तो 0 से क्या असाइन करूंगा मैं x, एंड देन आई कैन सिंपली सॉल्व दिस क्वेश्चन। आपका जो आंसर आना चाहिए निकल के वो 3/5 आना चाहिए इसका आंसर। देन फोर्थ का पहला पार्ट आपका थ्योरी था कि रैंडम सैंपल क्या होता है। तो बार बार पढ़ाते पढ़ाते क्लास में एक ही बात बोलता हूं, रैंडम सैंपल इज ऑलवेज कलेक्शन ऑफ IID रैंडम वेरिएबल्स। हाँ, ये बात करेक्ट है कि सैंपल इज अ सब पार्ट ऑफ पॉपुलेशन, कि उसका सबसेट बना रहे हैं, बट व्हेन आई से वर्ड रैंडम सैंपल दैट डजंट मीन कि मैंने कोई भी कलेक्शन उठा लिया है। आई हैव कलेक्शन ऑफ कैसे रैंडम वेरिएबल्स, IID रैंडम वेरिएबल्स। सिमिलरली एक स्टैटिस्टिक क्या होता है, तो स्टैटिस्टिक इज अ फंक्शन ऑफ रैंडम वेरिएबल ओनली, कि आपने जो रैंडम सैंपल इकट्ठा करके कोई फंक्शन बनाते हैं उसका, दैट फंक्शन इज नोन एज द स्टैटिस्टिक। जो फॉर्मल डेफिनेशन है वो आपको यहाँ पे मिल जाएगी, आप यहाँ से देख सकते हैं। फिर कहता है कि अगर मैं एक
रैंडम वेरिएबल x डिफाइन करता हूं जिसकी वैल्यू 1 होगी अगर कोई वोटर पार्टी को सपोर्ट करता है, और 0 हो जाएगी अगर वो पर्सन वोटर को पार्टी को सपोर्ट नहीं करता है। तो यहां से हम ऐसा बोल सकते हैं कि x जो है वो बर्नौली डिस्ट्रीब्यूशन फॉलो करता है, या फॉलो करता है बाइनोमियल 1, p डिस्ट्रीब्यूशन, वेयर p इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ दिस इवेंट, कि x की वैल्यू क्या होगी, 1 होगी, इसकी प्रोबेबिलिटी को मैं क्या मान लेता हूं, p मान लेता हूं। तो कह रहा है हमने एक सैंपल इकट्ठा करा 50 वोटर्स का। आपने हर वोटर से जाके पूछा होगा आप सपोर्ट करते हैं या नहीं करते, पहले से पूछा है तो 1 आंसर देगा या 0, या 1 आंसर देगा या 0, या 1 आंसर देगा या 0। ऐसे आपके पास 50 आंसर इकट्ठे हो जाएंगे। कह रहा आइडेंटिफाई अ सूटेबल पॉपुलेशन टुगेदर विद अ पॉसिबल पैरामीटर ऑफ इंटरेस्ट। तो जो पॉपुलेशन है मेरी xi, वो क्या फॉलो करेगी, बाइनोमियल या बर्नौली 1, p, वेयर p इज द अननोन पैरामीटर जो हम निकालना चाहते होंगे ऐसी प्रॉब्लम में, कि प्रोबेबिलिटी की वोटर क्या है वो पार्टी को सपोर्ट करता है। एंड देन कहता है डिटरमाइन योर आंसर टू पार्ट 2a, बेसिकली इसका सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन मुझे निकाल के लेके आना है। तो अगेन आपको पता है बाइनोमियल को ऐड करके सम बाइनोमियल बन जाता है, बट विद अ कंडीशन p शुड बी सेम। और जब आप ऐड करते हैं ऐसे वेरिएबल्स को तो बाइनोमियल का n ऐड होता है, यानी कि 1 कितनी बार ऐड हो जाएगा, 50 बार। तो बाइनोमियल 50, p डिस्ट्रीब्यूशन आपका बनना चाहिए इसका आंसर। देन कहता है कि आप 5th क्वेश्चन, अगेन ये क्वेश्चन आपके अगर पॉइंट एस्टिमेशन की वर्कबुक का क्वेश्चन नंबर 39 देखेंगे, ये सेम क्वेश्चन आपकी वर्कबुक के अंदर प्रेजेंट है। तो अगर आपने करी है वर्कबुक अच्छे से सॉल्व तो कहीं अटकेंगे नहीं इस क्वेश्चन में। हमने क्या कहा, पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन की वैसे तो रेंज क्या होती है बेटा, कोई भी xi आप पिक करेंगे तो 0, 1, 2, 3 सो ऑन इन्फिनिटी तक जाएगा। बट मैंने क्या करा, हर xi की 2 ही कैटेगरी बनाई, कि वो 0 है या 0 से बड़ा कोई नंबर है, सिंपल ऐसे कैटेगराइज कर दिया। और उसके बेसिस पर आई हैव डिफाइंड अ न्यू रैंडम वेरिएबल, कि अगर उस xi की वैल्यू 0 होती है तो उस yi की वैल्यू भी हम 0 असाइन कर देंगे, और अगर वो xi 0 से बड़ा है तो yi की वैल्यू क्या असाइन कर देंगे हम 1, विच शोज कि दिस yi इज अगेन बाइनोमियल या बर्नौली 1, p डिस्ट्रीब्यूशन, जहां पर p इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ xi इज इक्वल टू 0, xi इक्वल टू 0, p इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ xi ग्रेटर देन 0, या दिस इज प्रोबेबिलिटी ऑफ yi इज इक्वल टू 1, दिस इज द सेम थिंग। तो अगर एक्सप्लेन व्हाई द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ yi इज अ बर्नौली p डिस्ट्रीब्यूशन विद पैरामीटर p इज इक्वल टू दिस। तो हमने कहा एक काम करते हैं, अगर मुझे डिफाइन करना है yi इज इक्वल टू 0 की प्रोबेबिलिटी, बर्नौली का मतलब क्या है कि आपका रैंडम वेरिएबल 2 ही वैल्यूज ले, 0 या 1, और 1 की जो प्रोबेबिलिटी होगी दैट इज योर अल्टीमेट सक्सेस की प्रोबेबिलिटी। तो मैंने बोला y के 0 होने की प्रोबेबिलिटी निकालते हैं। तो y 0 कब होगा, जब x 0 होगा, और xi फॉलो क्या कर रहा था, आपका पॉइजन m डिस्ट्रीब्यूशन। तो उसको यूज करके हम xi के 0 होने की प्रोबेबिलिटी निकाल सकते हैं e⁻⁻m। तो 1 की प्रोबेबिलिटी क्या होनी चाहिए y की, तो बची हुई सारी प्रोबेबिलिटी हम इसको असाइन कर देंगे, एंड दिस इज प्रोबेबिलिटी p जो हम निकालना चाहते थे। तो यहां से बोल सकते हैं yi क्या फॉलो कर रहा है, बर्नौली विद पैरामीटर p की वैल्यू 1 e⁻⁻m, या आप बोल सकते हैं ये बाइनोमियल 1, 1 e⁻⁻m डिस्ट्रीब्यूशन फॉलो कर रहा है। फिर कहता है कि आइडेंटिफाई विच वन ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन गिव्स द करेक्ट लाइक्लीहुड फंक्शन बेस्ड ऑन y। एक्साइज ने कलेक्ट करे, आपने yi को कलेक्ट करा है, तो उसके बेसिस पर आप बताइए कि आपका लाइक्लीहुड क्या बनेगा। तो हमने बोला मतलब जो पीडीएफ यूज करना होगा वो y का यूज करना होगा, जिसका सैंपल इकट्ठा करूंगा उसी का पीडीएफ तो यूज करूंगा लाइक्लीहुड के लिए। सो दिस इज द माय पीडीएफ की वैल्यू जिसको हमने n टाइम्स क्या करा, एक तरह से मल्टीप्लाई करा, एंड जो एक्सप्रेशन मेरा लाइक्लीहुड का बन के आता है दिस इज द करेक्ट एक्सप्रेशन। सिंपल कैलकुलेशन, कहीं कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। फिर थर्ड पार्ट में कहता है कि एमएलई डिराइव करके दीजिए, तो वो भी हमने कर दिया यहाँ पे एमएलई डिराइव। फर्दर आप बेसिकली इस पीडीएफ में देख सकते हैं कि अपने आंसर को आप मैच कर पाए कि लॉग लाइक्लीहुड से मैंने बनाया लॉग लाइक्लीहुड, एंड सिंपल जो डिफरेंशिएशन का प्रोसेस होता है वो हमने क्या करा है, फॉलो करा है। एंड देन कंडीशंस बतानी है कि कब एम हैट को बोला जाए कि वाकई ये क्या करता है, एमएलई है। तो उसके लिए आप सेकंड ऑर्डर कंडीशन क्या कर सकते हैं, मेंशन कर सकते हैं। अगेन वो भी आपको नोट्स में मिल जाएगा। फिर आया 6th क्वेश्चन, कहता है साइज ऑफ क्लेम ऑन अ सर्टेन टाइप ऑफ मोटर इंश्योरेंस पॉलिसीज आर मॉडल एज अ रैंडम वेरिएबल, जिसका फंक्शन ये है। प्लीज नोटिस द रेंज, रेंज इज नॉट 0 to infinity, रेंज इज बीटा से इंफिनिटी, कि x जो होगा वो बीटा से बड़ा होगा। कह रहा आइडेंटिफाई विच वन ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन गिव्स द करेक्ट लॉग लाइक्लीहुड फंक्शन इन टर्म्स ऑफ रैंडम सैंपल एंड द अननोन पैरामीटर अल्फा एंड बीटा, यानी अल्फा को भी रखना है, बीटा को भी रखना है, कुछ भी इग्नोर नहीं कर सकते हैं, दोनों अननोन पैरामीटर है मेरे। तो हमने कहा सिंपल अगर हम लाइक्लीहुड फंक्शन बनाएंगे तो दिस इज माय लाइक्लीहुड फंक्शन, जहां पे n टाइम्स अपने पीडीएफ का मल्टीप्लाई करेंगे, आप सॉल्व करेंगे तो दिस शुड बी योर लॉग लाइक्लीहुड का एक्सप्रेशन।
फिर कहता है सेकंड पार्ट में कि आप एमएलई डिराइव करके दीजिए कि एमएलई अल्फा एज अ फंक्शन ऑफ पैरामीटर बीटा, कि हम अल्फा के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करें। यहाँ पे मैंने एक चीज गलत लिख दी कि हमें इसको डेल एल बाय डेल अल्फा लिखना चाहिए, इसको आप करेक्ट कर लेंगे, दिस इज डेल एल बाय डेल अल्फा और डी एल बाय डी अल्फा। तो अगेन अल्फा के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करा तो वी विल ट्रीट बीटा एज कांस्टेंट, दिस शुड बी योर एमएलई ऑफ अल्फा इन टर्म्स ऑफ बीटा। फिर कहता है comment on the behavior of PDF of x when beta increases. This you can notice directly from here. बीटा एक ऐसा नंबर है जो पॉजिटिव है, बता रखा है आपको, और वो न्यूमरेटर में बैठा है। जितना उस नंबर को आप बड़ा करते जाएंगे उतना नेचुरली आपका फंक्शन बढ़ेगा। तो बीटा इंक्रीजेस इंप्लाइज योर फंक्शन आल्सो इंक्रीजेस। ये क्लियर हो गया। यानी लाइक्लीहुड में भी यही चीज दिखाई दे रही है आपको, देखो ध्यान से कि यहां पे बीटा रेज टू द पावर n अल्फा बैठा है। हायर द वैल्यू ऑफ बीटा मैक्सिमम विल बी योर लाइक्लीहुड। और इसके अंदर डेरिवेटिव से जाएंगे तो यू विल नॉट बी गेटिंग एनी टर्निंग पॉइंट। दिस इज अ क्वेश्चन ऑफ स्पेशल केस, जहां पे मुझे लॉजिकली आंसर देना पड़ेगा कि लाइक्लीहुड मैक्सिमम तब होगा जब मेरा बीटा मैक्सिमम हो जाए। नाउ व्हाट इज द रेंज ऑफ बीटा, दैट इज व्हाट वी हैव टू आइडेंटिफाई। हालांकि यहां मैं डायरेक्टली लिख दिया, मैं समझा देता हूं आपको। आपने बोला जो रैंडम सैंपल आप इकट्ठा करेंगे x1 x2 सो ऑन xn, जो x1 है आपने क्या बोला, जो भी एक्साइज है बीटा हमेशा उससे क्या रहेगा, छोटा रहेगा। यानी आपका बीटा x1 से भी छोटा होगा, x2 से भी छोटा होगा, xn से भी छोटा होगा। इन टोटल आई कैन कंक्लूड, अगर ऐसा सिनेरियो है कि बीटा इज लेस देन इक्वल टू x1, अगर x1 सबसे छोटा नंबर है तो। बट मुझे क्या पता है कि वाकई x1 सबसे छोटा नंबर है, तो मेरा कंक्लूजन ये होगा कि इन सारे एक्साइज में से जो सबसे छोटा है बीटा उससे हमेशा क्या रहेगा, छोटा रहेगा। यानी मैक्सिमम वैल्यू दैट बीटा कैन टेक इज द सबसे छोटा एक्साइज, उसके ऊपर कभी नहीं जा पाएगा। एंड देन इस इंटरवल के अंदर अगर मुझे बीटा की सबसे बड़ी वैल्यू देखनी है तो दैट इज मिनिमम ऑफ xi। तो सबसे बड़ी वैल्यू रखूंगा तो मेरा फंक्शन मैक्सिमाइज होगा, और वो सबसे बड़ी वैल्यू क्या है आपकी, मिनिमम ऑफ xi। देन कहता है कि अगर आपको 10 क्लेम्स का मैं सैंपल देता हूं, ओरिजिनल वैल्यूज आपकी ये दे रखी है, कह रहा कैलकुलेट द मीन एंड स्टैंडर्ड डिविएशन ऑफ द नेचुरल लॉग ऑफ द सैंपल। यानी हर वैल्यू का या तो पहले मैं नेचुरल लॉग लिखूं, यहां पे एक नया सैंपल बनाऊं, एंड देन फर्दर क्या करूं, उसे मैं सॉल्व करूं। ये आपकी चॉइस है। मैं क्या बोलूंगा आपको, आप डायरेक्टली कैलकुलेटर में जब डेटा इनपुट करते हैं ना x का, तब स्टार्ट मोड में जाके, तो वहां पे इंस्टेड ऑफ इनपुटिंग 1000 आप डायरेक्टली वैल्यू पुट करें log ऑफ 1000, सेकंड वैल्यू इनपुट करें log ऑफ 12000, log ऑफ 8000। ये वैल्यूज ही आप लॉग में इनपुट करें, एंड देन उससे जो मीन निकलेगा दैट विल बी मीन ऑफ नेचुरल लॉग, और उससे जो एसडी निकलेगा दैट विल बी एसडी ऑफ लॉग लेने के बाद की वैल्यूज। तो आपका जो मीन और एसडी आना चाहिए, लॉग लेने के बाद का मीन आना चाहिए ये, और एसडी आना चाहिए ये, या वेरीफाई कर सकते हैं। और कहता है वंस यू हैव कैलकुलेटेड दीज वैल्यूज, उसके बेसिस पर आप अल्फा बीटा का एमएलई निकालिए। तो बीटा का एमएलई बहुत सिंपल है, जो भी सबसे छोटा एक्सआई होगा वो बीटा का एमएलई है, दैट इज 5000 हमारे केस में। एंड अल्फा का जो फॉर्मूला आपने बनाया था दैट वाज इन टर्म्स ऑफ बीटा, तो बीटा का एमएलई आप यहां पे रिप्लेस करेंगे एंड सारी वैल्यूज को रिप्लेस करेंगे, यू विल गेट योर एमएलई ऑफ अल्फा। देन 7th क्वेश्चन आपका जीएलएम का क्वेश्चन है, जहां पर ऑलरेडी उसने गामा के पैरामीटर्स को कन्वर्ट करके दिया है, जैसे हम पढ़ते थे जीएलएम के अंदर। पहला पार्ट बहुत सिंपल सा है कि जस्टिफाई करो कि म्यू और सिग्मा स्क्वायर मीन और वेरिएंस आने चाहिए। तो यू नो द फॉर्मूला कि मीन बी डैश थीटा के इक्वल होता है, वेरिएंस बी डबल डैश थीटा इनटू ए फाई होता है। तो आप यहां से मीन और वेरिएंस निकालेंगे एंड शो करेंगे कि उनका आंसर म्यू और सिग्मा स्क्वायर आता है। अगेन डिटेल सॉल्यूशन आपको पीडीएफ में दिख जाएगा वहां पे। फिर कह रहा कमेंट व्हाई गामा डिस्ट्रीब्यूशन में बी मोर सुटेबल देन द नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। तो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन इज अ पॉजिटिवली स्क्यूड डिस्ट्रीब्यूशन, एंड यूजुअली जो नेचर होता है क्लेम्स का वो पॉजिटिवली स्क्यूड होता है, दे हैव लॉन्गर टेल। जो हमारा नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन होता है दैट हैज वेरी थिन टेल, मतलब आपका जो टेल है बहुत लंबी नहीं जाती है। और दूसरा रीजन ये है कि हम अगर रेंज वाइज भी बात करें तो हमारे क्लेम्स यूजुअली पॉजिटिव वैल्यू लेते हैं। हाँ, अप्रोक्सीमेटली हम इसको नॉर्मल बना सकते हैं, बट द नेचर दैट सूट्स मोर इज द गामा डिस्ट्रीब्यूशन, क्योंकि वो पॉजिटिवली स्क्यूड होता है, उसकी टेल क्या होती है, लंबी होती है। दिस इज द नेचर व्हाट वी हैव ऑब्जर्व्ड इन क्लेम साइजेस एज वेल ओवर द टाइम। तो वी प्रेफर गामा ओवर नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन टू मॉडल द क्लेम अमाउंट्स। फिर आता है थर्ड पार्ट, कह रहा है अगर मैं कोई मॉडल फिट करता हूं जिसका इंटरसेप्ट ये है और जिसका एक पैरामीटर ऑप्ट है, फॉर एग्जांपल इसका यानी लीडर प्रेडिक्टर अल्फा प्लस बीटा एक्स टाइप का होगा, जहां पर एक्स के अंदर आप ऑप्ट की वैल्यू रिप्लेस करेंगे और बीटा उसके करस्पॉन्डिंग क्या है, पैरामीटर है, और अल्फा क्या हो गया आपका इंटरसेप्ट पैरामीटर। तो कह रहा है कि एक्सप्लेन यूजिंग द आउटपुट वेदर द वेरिएबल ऑप्ट इज सिग्निफिकेंट और नॉट। तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा भाई, ये उसका
पॉइंट एस्टिमेट है 0.06084 प्लस माइनस 1.96 इंटू अंडर रूट जो भी आपका स्टैंडर्ड एरर है, ये आपका कॉन्फिडेंस इंटरवल निकलेगा। इफ दिस कॉन्फिडेंस इंटरवल इंक्लूड्स जीरो, अगर इस कॉन्फिडेंस इंटरवल के अंदर क्या है, जीरो इंक्लूडेड है, तो आप क्या बोल देंगे कि वाकई ये जो पैरामीटर है दैट इज नॉट अ सिग्निफिकेंट पैरामीटर। हाँ, अगर आपका इंटरवल इंक्लूड नहीं करता है जीरो को, तो हम बोलेंगे हमारा पैरामीटर इज अ सिग्निफिकेंट पैरामीटर। तो अगर हम इसका आंसर देखें इंटरवल का, तो वो आंसर हमारा ये आ रहा है, विच इंक्लूड्स जीरो। एंड इफ इंटरवल इंक्लूड्स जीरो, तो हम क्या बोलेंगे कि वी हैव सफिशिएंट एविडेंस टू से कि इस पैरामीटर को जीरो कंक्लूड करा जा सकता है, ये पैरामीटर इज नॉट सिग्निफिकेंट। फिर कहता है एक और स्टैटिस्टिशियन है जिसने सजेस्ट करा है एक अल्टरनेटिव मॉडल दैट नीड्स टू टेक इनटू अकाउंट अ लीगल रिप्रेजेंटेशन वेरिएबल which shows whether or not an insured person has legal representation, whether or not this legal representation present है या फिर present नहीं है। अगर ऐसा देखा जाए ध्यान से, तो इसका आंसर yes या no लगता है कि लीगल रिप्रेजेंटेशन है या नहीं। उसका आंसर सिंपल yes या no होना चाहिए, जिसकी वजह से दिस इज अ फैक्टर नॉट अ कोवेरिएट। अगर yes या no हम बनाते हैं, तो इन द सेंस ऑफ GLM दिस ऑप्ट इज अ कोवेरिएट एंड दिस लीगल रिप्रेजेंटेशन ये क्या बनना चाहिए, आपका एक फैक्टर बनना चाहिए। हाँ, अगर आपने इसे 0 या 1 में ही रिप्रेजेंट करना है हमेशा, तो आप उसे एज ए वेरिएबल क्या कर सकते हैं, डमी वेरिएबल ट्रीट कर सकते हैं। तो उस सेंस में लीगल रिप्रेजेंटेशन विल बिकम अ डमी वेरिएबल। बट जनरली अगर यस या नो इज द आंसर, तो दिस इज अ क्वालिटेटिव थिंग नॉट अ क्वांटिटेटिव थिंग। फिर कहता है हमने दो मॉडल बनाए, एक में खाली ओपीटी को यूज करा और एक में दोनों को यूज करा। उसके बेसिस पर दिस इज द रिजल्ट दैट वी हैव इन फ्रंट ऑफ अस। डिटरमाइन विच मॉडल प्रोवाइड्स द बेटर फिट टू द मॉडल। तो बेटर इंप्रूवमेंट देखने के लिए आप क्या करते हैं, ये आपका एक तरह से S1 हो गया, ये आपका S2 हो गया। तो आप ये देखेंगे इन दोनों का जो डिफरेंस है, इफ दैट एक्सीड्स chi स्क्वायर, और डिफरेंस ऑफ पैरामीटर क्या होगा आपका 1 ही होगा। अगर इसको एक्सीड कर जाता है एट 5% लेवल, तो यू कैन से कि मॉडल 2 इज अ सिग्निफिकेंट इंप्रूवमेंट। अगेन यू कैन रेफर द आंसर जो हाँ डिटेल में मैंने इसको सॉल्व करा हुआ है। नेक्स्ट आता है आपका क्वेश्चन नंबर 8 में कहता है कि टी एक रैंडम वेरिएबल है जो क्या बता रहा है, अंटिल द नेक्स्ट लॉरी अराइव्स एट अ कस्टमर चेक पॉइंट एट द बॉर्डर ऑफ अ कंट्री, और उसको हम एक्सपोनेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन से मॉडल करेंगे विद पैरामीटर आपका लैम्डा। कह आप ये बताइए कि अगर हम एमएलई लिखते हैं इसका, तो एमएलई का करेक्ट एक्सप्रेशन क्या है। तो बहुत सीधा सा है, अगेन आंसर आपका कि अगर आप n टाइम्स इस पीडीएफ को मल्टीप्लाई करेंगे, तो दिस विल बी योर सिंपल एक्सप्रेशन ऑफ लाइक्लीहुड। फ्री के मार्क्स, अगेन कहीं कोई टेंशन नहीं है इसके अंदर। फिर कहता है कि एक एनालिस्ट है जो बेसियन इन्फ्रेंस यूज करता है टू ऑब्टेन एन एस्टीमेट ऑफ लैम्डा, और वो गामा को यूज करता है एज अ प्रायर डिस्ट्रीब्यूशन। तो आप जानते हैं कि अगर आपका ओरिजिनल डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपोनेंशियल हो, प्रायर आपका गामा हो, तो आपका जो पोस्टीरियर बनेगा वो गामा बनेगा, ये आपको ही पता है। इस बात को बस आपको क्या करना है, वेरीफाई करके देना था। सिंपल क्वेश्चन, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। सोल्यूशन के लिए आप पीडीएफ रेफर कर लेंगे आराम से। फिर कह रहा है अज्यूम दैट अ टोटल ऑफ 20 लॉरीज हैव अराइव्ड, यानी आपकी जो n की वैल्यू है दैट इज 20। कह रहा डिटरमाइन द बेसियन एस्टीमेट ऑफ लैम्डा इन रिस्पेक्ट ऑफ पैरामीटर्स अल्फा एंड बीटा अंडर क्वाड्रेटिक लॉस। तो आप पोस्टीरियर का मीन ले लेंगे, अंडर 0-1 लॉस आप क्या करेंगे, पोस्टीरियर का मोड ले लेंगे, और फिर बताएंगे कि आपका हाउ विल डिटरमाइन ऑल और नथिंग लॉस। फिर उसके बाद बताना है कि ऑल और नथिंग लॉस को जब पैरामीटर की टर्म में लाते हैं, तो इनमें से कौन सा ऑप्शन आपका करेक्ट है। 60 आंसर में दिया हुआ है, लेकिन पेपर में कहीं नहीं 60 का रेफरेंस नहीं है कि 60 है क्या। तो व्हाट वी कैन अज्यूम कि जब आप फॉर्म देखेंगे, जो टोटल वेटिंग टाइम होगा 20 लॉरीज का, वो 60 आ रहा होगा मोस्ट प्रोबेबली। तभी हमारे ऑप्शन में क्या है, 60 वहां पे दिखाई दे रहा है। एंड यू कैन सी आपका सोल्यूशन फिर आपको यहां मिल जाएगा कि करेक्ट ऑप्शन आपका क्या है, 19 प्लस अल्फा वाला ऑप्शन, यानी ऑप्शन बी आपका क्या निकलेगा, दैट इज द करेक्ट ऑप्शन। फिर आपको डिफरेंस बताना है दोनों एस्टिमेटर्स के बीच में। तो आपको एक जगह मीन लिया है, एक जगह आपने मोड लिया है। जब भी हमारा डिस्ट्रीब्यूशन पॉजिटिवली स्क्यूड होता है, तो मोड पहले मिलेगा, मीन बाद में मिलेगा। एंड दिस इज व्हाट यू विल आल्सो ऑब्जर्व इन योर आंसर कि मोड छोटा नंबर है, मीन क्या है आपका बड़ा नंबर है। डिफरेंस क्यों है, क्योंकि बेस्ड ऑन डिफरेंट मेथड्स जो लॉस फंक्शन को डिफाइन करने के लिए यूज करे गए, हमारा टास्क होता है ईपीएल को मिनिमाइज करना। तो क्वाड्रेटिक लॉस में ईपीएल मिनिमाइज होता है व्हेन वी रिप्लेस एस्टिमेटर की जगह क्या मीन, एंड और 0-1 लॉस में आपका ईपीएल मिनिमाइज होता है जब हम क्या रिप्लेस करें, एस्टिमेटर की जगह अपना मोड रिप्लेस करें। तो ये 13 मार्क्स का क्वेश्चन था। मुझे नहीं लगता इसमें कहीं पे भी कोई नंबर कटने का कहीं स्कोप है। दिस इज अ वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन। नाउ कमिंग टू क्वेश्चन नंबर 9, ये क्वेश्चन थ्योरेटिकल था, ट्रिकी नहीं बोलूंगा, थ्योरेटिकल था। ये ओवरऑल पेपर का भी समरी है कि अगर आपकी थ्योरी काफी स्ट्रांग है पेपर में, तो शायद ही आप इस किसी क्वेश्चन में कहीं पे अटकेंगे जाके।
तो पहले पार्ट बोला कमेंट ऑन वेदर और नॉट लीनियर रिग्रेशन मॉडल अबव एज प्रेजेंट अबव कैन बी यूज्ड टू मेक इन्फ्रेंसेस ऑन पैरामीटर अल्फा एंड बीटा। तो आंसर इज यस, हम कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं? जैसे बीटा के लिए फॉर एग्जांपल आपने टेस्ट स्टैटिस्टिक्स ये पढ़ी हुई थी, तो अगर मुझे बीटा को लेके इन्फ्रेंसेस ड्रॉ करने हैं तो आई कैन यूज दिस टेस्ट स्टैटिस्टिक्स और या इस पार्टिकुलर क्वांटिटी को यूज करके आई कैन क्रिएट अ इंटरवल अराउंड इट एंड आई कैन ड्रॉ इन्फ्रेंसेस अबाउट अल्फा एंड बीटा। बट जो अजम्पशंस हैं वो डेफिनेटली क्या करनी चाहिए? होल्ड करनी चाहिए लीनियर रिग्रेशन मॉडल की। सो अंडर द अजम्पशन, इफ अजम्पशंस आर ट्रू, डेफिनेटली वी कैन ड्रॉ इन्फ्रेंसेस अबाउट अल्फा एंड बीटा। फिर आपको कैपिटल आर स्क्वायर का फॉर्मूला निकाल के दिया और वेरीफाई करने को बोला है कि जो प्रोपोर्शन ऑफ टोटल वेरिएबिलिटी ऑफ y एक्सप्लेन्ड बाय द लीनियर रिग्रेशन मॉडल वो आर स्क्वायर देता। आप ये बताइए भाई, यूजुअली प्रोपोर्शन ऑफ वेरिएबिलिटी एक्सप्लेन्ड इज दिस नंबर, है ना? तो आपको ये दिखाना है कि इन दोनों का आंसर क्या निकल के आता है, सेम निकल के आता है। यू कैन इजीली शो, अगेन डेरिवेशन पीडीएफ में कवर करिए मैंने, आप वहां देख सकते हैं। कह रहा फिर हमने क्या करा, वाई को मॉडल करने के लिए एक मल्टीपल रिग्रेशन मॉडल डिफाइन करा है जहां पे आपके के इनपुट्स हैं और कह रहा है सजेस्ट 3 वेज फॉर असेसिंग द फिट ऑफ द मल्टीपल लीनियर रिग्रेशन मॉडल, जिससे आप उसका फिट क्या कर सकते हैं, चेक कर सकते हैं। ये तीनों फिट आपने क्लास में बार बार डिस्कस करे चेक करते हुए कि पहला काम आप क्या कर सकते हैं, मॉडल के रेजिडुअल्स को देख सकते हैं कि वाकई वो नॉर्मल 0, सिग्मा स्क्वायर डिस्ट्रीब्यूशन फॉलो करते हैं या नहीं करते हैं। सेकेंडली यू कैन यूज क्यू प्लॉट। अगर आपकी क्यू प्लॉट एक स्ट्रेट लाइन बन के आ जाती है देन ऑल्सो यू कैन से कि मॉडल का फिट क्या है, काफी बेटर। एंड लास्टली हम क्या बोलते थे, हम एरर्स को प्लॉट करेंगे अगेंस्ट वाई हैट एंड दीज वैल्यू जो प्लॉट बनेगा दैट शुड बी अ पैटर्नलेस या रैंडम स्कैटर होना चाहिए। अगर ये तीनों प्रॉपर्टीज हमारी अच्छे से दिखाई देती है तो हम बोल सकते हैं कि मॉडल इज अ गुड फिट। देन फोर्थ पार्ट में कहता है उससे पहले कि अब फॉरवर्ड सिलेक्शन प्रोसेस इज यूज्ड, जिसके थ्रू हम क्या करें, क्या वेरिएबल ऐड करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, हम डिसाइड करना चाहते हैं। तो फॉरवर्ड में आप क्या करते हैं, आप धीरे धीरे वेरिएबल्स को ऐड कर करके चेक करते रहते हैं। बैकवर्ड में क्या करते हैं, एक बार में सारे वेरिएबल्स रख दिए, फिर एक एक माइनस करते रहेंगे, यहाँ एक एक करके ऐड करना है। कह रहा है हमने मल्टीपल रिग्रेशन मॉडल ऑन द बेसिस ऑफ दीज 4 एक्सप्लेनेटरी वेरिएबल फिट करा और फॉरवर्ड सिलेक्शन प्रोसेस हमने क्या करा, यूज करा। जो आउटपुट आया वो ये आया कि जब आपने x1 यूज करा, खाली x1 को इनपुट करा, तो ये आपका आर स्क्वायर आया, ये आपका एडजस्टेड आर स्क्वायर आया। उससे पहले एक पार्ट और है कि हाँ ये कि एक्सप्लेन वेदर द कोफिशिएंट डिटरमिनेशन आर स्क्वायर कैन बी यूज्ड एज अ क्राइटेरिया। तो उसका भी रीजन आपको पता है, आर स्क्वायर मेजर अच्छा है लेकिन उसकी कमी ये है कि जब जब मैं एडिशनल पैरामीटर ऐड करूंगा आर स्क्वायर बढ़ेगा, ये एक सिंपल डायरेक्शन में काम करता रहता है। तो उस बेसिस पर आई विल शायद एंड अप गेटिंग मोर वेरिएबल्स इनटू माय मॉडल, मेरा मॉडल बहुत कॉम्प्लेक्स हो जाएगा एंड दैट डज नॉट होल्ड प्रिंसिपल ऑफ पार्सिमोनी। प्रिंसिपल ऑफ पार्सिमोनी क्या कहता है, आप एक्स्ट्रा वेरिएबल तब ऐड करिए व्हेन योर मॉडल इज सिग्निफिकेंटली इंप्रूव्ड। अगर इंप्रूवमेंट सिग्निफिकेंट नहीं है तो आप एडिशनल पैरामीटर्स उसके अंदर ऐड मत करिए। तो उसका ध्यान आपका कौन रख सकता है, एडजस्टेड आर स्क्वायर रख सकता है। जो प्रॉपर फॉर्मल थ्योरी है जो उसकी होनी चाहिए वो मैंने यहाँ पे मेंशन कर दिया, आप आराम से इसको रीड कर सकते हैं। एंड देन इसी बेसिस पर कि हम इंस्टेड ऑफ मैक्सिमाइजिंग आर स्क्वायर हम प्रेफर करते हैं कहां पे मेरा एडजस्टेड आर स्क्वायर मैक्सिमम हुआ है जिस मॉडल में, दैट इज वन ऑफ द बेस्ट मॉडल्स। तो यहां पे बताया कौन सा ऑप्टिमल सेट है, तो हम बोलेंगे ये वाला मॉडल जिसके लिए एडजस्टेड आर स्क्वायर क्या आ रहा है, अभी मैक्सिमम निकल के आ रहा है आउट ऑफ दीज 4 मॉडल्स। फिर आया आपका क्वेश्चन नंबर 10। आपको एक स्कैटर प्लॉट बना के दिया हुआ है, क्लियरली डाउनवर्ड डायरेक्शन में लाइन दिखाई देती है, डेटा लाइन के काफी पास दिखाई दे रहा है। तो जो पहला पार्ट है कमेंट ऑन द रिलेशनशिप बिटवीन द 2 वेरिएबल्स, उसको आंसर करने में दिक्कत नहीं होनी चाहिए। आप सीधा सीधा बोल सकते हैं कि हमें एक डाउनवर्ड रिलेशनशिप देखने को मिल रहा है, देयर इज स्ट्रांग नेगेटिव कोरिलेशन का इंडिकेशन दैट वी सी, एंड इफ यू वांट टू सपोर्ट दैट इंडिकेशन आप आर या फिर रो निकाल के दिखा भी सकते हैं कि मेरा आंसर क्या आ रहा है। फिर कह रहा है डिटरमाइन एन इक्वेशन ऑफ द सिंपल लीनियर रिग्रेशन इक्वेशन। तो आप सारे अपने पैरामीटर्स इवैल्यूएट कर लेंगे सिंपल स्ट्रेट फॉरवर्ड फॉर्मुलाज लगा के। मैंने सारी कैलकुलेशन यहाँ करी हुई है, यू कैन मैच योर आंसर्स बेसिकली कि मैच कर रहे हैं या फिर नहीं कर रहे हैं। एंड देन बीटा का टेस्ट करना है, जिसने क्लियरली बोला बीटा का टेस्ट करना है ऑन द बेसिस ऑफ अनोवा। आपको बीटा के 2 टेस्ट बताएं, लेकिन यहाँ अनोवा के बेसिस पर आपको क्या करना था, टेस्ट करना था, जिसके बेसिस पर दिस इज द टेस्ट स्टैटिस्टिक्स वी यूज कि एसएस रिग्रेशन डिवाइडेड बाय एसएस रेसिडुअल डिवाइडेड बाय n-2। तो आप एसएस रिग्रेशन निकाल लेंगे, एसएस रेसिडुअल निकाल लेंगे, एंड आपका टेस्ट होता है डिग्री ऑफ फ्रीडम f1, n-2 पे। तो f1, 13 से अपना लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस निकाल लेंगे एंड यू कैन सी कि आपका टेस्ट रिजेक्ट होना चाहिए कि नहीं। यहां पर वी हैव सफिशिएंट एविडेंस टू रिजेक्ट इट्स नॉट, कि बीटा 0 है, हम इस बात को क्या कर सकते हैं, इजीली रिजेक्ट कर सकते हैं। फिर कोरिलेशन कोफिशिएंट निकालने को आपको बोला था, तो कोरिलेशन कोफिशिएंट मैंने एक्चुअली पहले पार्ट में निकाल दिया टू सपोर्ट माय आर्गुमेंट, तो वहां से आप चाहो तो डायरेक्टली आंसर मैच कर सकते हो अपना।
एंड देन इसका आपको टेस्ट करना है और ये देखना है कि वेदर योर पॉपुलेशन कोरिलेशन कोफिशिएंट इज नेगेटिव 0.8 से है या उससे सिग्निफिकेंटली डिफरेंट है। यानी आपका जो H0 है वो ये हो गया एंड H1 क्या है, नॉट इक्वल टू नेगेटिव 0.8। नाउ जो टेस्ट स्टैटिस्टिक्स आप निकालेंगे यहाँ पे, दिस इज द टेस्ट स्टैटिस्टिक्स यू यूज। इसको आप चाहो तो ऐसा भी लिख सकते थे 10 हाइपरबोलिक इनवर्स रो, उससे निकालना चाहो उससे निकाल लो, दैट इज इक्वल टू हाफ ऑफ नेचुरल लॉग ऑफ दिस नंबर, दैट इज योर चॉइस। आप इजीली अपने टेस्ट स्टैटिस्टिक्स इवैल्यूएट कर सकते हैं। रो की जगह आपका सैंपल के थ्रू कैलकुलेट करेगी वैल्यू, कैपिटल रो की जगह आपके पास क्या आ जाएगा, नेगेटिव 0.8 आप रिप्लेस करेंगे एंड यू कैन सी दिस शुड बी योर टेस्ट स्टैटिस्टिक्स। एंड अगर आप देखेंगे तो आपका जो टेस्ट स्टैटिस्टिक्स है दैट लाइज इन एक्सेप्टेंस रीजन, तो वी हैव इनसफिशिएंट एविडेंस टू रिजेक्ट H0। देन लास्ट पार्ट में कहा कि आपको क्या करना है, अब रो का कॉन्फिडेंस इंटरवल निकाल के लेके आना है एंड अप्रोक्सीमेटली कौन सा इंटरवल आपका सबसे ज्यादा क्लोज निकल के आता है वो बताना है। एमसीक्यू क्वेश्चन था, तो मैं ये प्रेफर करूंगा कि इंस्टेड ऑफ यूजिंग हाफ लॉग वाला वर्जन, मैं यहां पर 10 हाइपरबोलिक इनवर्स वाला वर्जन क्या करूं, यूज करूं। एंड जब आप सॉल्व करेंगे यू विल सी कि आपके कॉन्फिडेंस इंटरवल का फॉर्म, रो का नहीं, 10 हाइपरबोलिक इनवर्स रो का अगर आप कॉन्फिडेंस इंटरवल निकालेंगे, देखो अगर आप मैच करोगे तो इसी से मैच करता हुआ फॉर्म है। तो आप बोलते थे म्यू का कॉन्फिडेंस इंटरवल इज ऑफ द फॉर्म x बार प्लस माइनस 1.96 सिग्मा बाय रूट n। तो x बार की जगह आपके पास क्या आ गया, 10 हाइपरबोलिक इनवर्स रो आ गया, और सिग्मा बाय रूट n की जगह आपके पास आ गया 1 बाय अंडर रूट ऑफ n माइनस 3। वहां से मैंने डायरेक्टली फॉर्म को क्या करा है, कॉपी करा है। तो ये इंटरवल आपका बनता है 10 हाइपरबोलिक इनवर्स कैपिटल रो का, उसका इंटरवल है। नाउ मुझे इंटरवल लेकिन किसका चाहिए था, खाली रो का। तो जो ये मेरे आंसर्स आए हैं इनके साथ मैं क्या अप्लाई करूंगा, 10 हाइपरबोलिक अप्लाई करूंगा, तो मेरे आंसर्स ये निकल के आते हैं, विच शोज कि बी में जो आपने ऑप्शन दिया हुआ है, इसने ऑप्शन बी, दैट इज द करेक्ट ऑप्शन जो आपका दिखना चाहिए। सो ओवरऑल पेपर अगर आप मेरे से फीडबैक मांगे तो दिस इज वन ऑफ द इजीएस्ट पेपर, बहुत ज्यादा ट्रिकी पेपर नहीं था, एक्सेप्ट बीच बीच में कुछ सब पार्ट में ज्यादा थ्योरेटिकल नॉलेज रिक्वायर्ड, लेकिन वो भी बहुत ज्यादा नहीं था। आप इजीली इस पेपर में टाइम वाइज भी मैं नहीं बोलूंगा कि आपको 3 घंटा 20 मिनट पूरा नहीं होना चाहिए था, वो पेपर भी पूरा हो सकता था। इट्स कंप्लीटली डूएबल पेपर इन 3 hours 20 minutes गिवन यू आर थॉरो विद योर थ्योरी स्पेसिफिकली। अगर आप क्वेश्चंस वाइज ज्यादा पढ़ते हैं, थ्योरी पे ध्यान नहीं देते, तो बीच के पार्ट में डेफिनेटली कहीं ना कहीं अटक गए होंगे पेपर के अंदर। अदरवाइज वन ऑफ द इजीएस्ट पेपर, और मेरे हिसाब से काफी अच्छा रिजल्ट निकल के आना चाहिए, कट ऑफ अच्छी रहेगी इस पेपर की। अभी के लिए यही है। आप सोल्यूशन रेफर कर सकते हैं अपने ड्राइव पे, जो लिंक में अभी आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, वहां से पीडीएफ देख लेना, यू कैन मैच योर आंसर्स। थैंक यू सो मच।